हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर चुका है। अभी रिसेंटली जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए हैं, मौर्य साम्राज्य कंप्लीट करने के बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उनके उत्तराधिकारी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उसके दो उत्तराधिकारी हुए। एक तो हो गए बाहर से विदेशी आक्रमणकारी जो आए थे, मध्य एशिया से जो आए थे। तो एक तो हो गए मध्य एशिया वाले जो भी आए मध्य एशिया से, ये इनके उत्तराधिकारी हो गए। मध्य एशिया से कौन कौन आए, तो मध्य एशिया से आए यूनानी आए, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कौन आए, पहलव आए, और उसके बाद फिर कौन आए थे, कुषाण आए थे। तो ये तो विदेशी आक्रमणकारी थे, ये सारे मध्य एशिया से आए थे, ये मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद। भारत में स्थिति क्या थी, भारत में जो देसी उत्तराधिकारी थे वो दो थे। देसी उत्तराधिकारी कौन कौन थे, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो हम लोगों ने शुंग वंश और कण्व वंश का पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुका है कि शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश, इनका मूल स्थान कहाँ पे था, सातवाहन वंश का मूल स्थान कहाँ पर था, और ये कब कहाँ से फैले। तो ये मेनली थे दक्कन में थे, ये जो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाला एरिया में थे ये। तो इनका संबंध नॉर्थ इंडिया से कैसे रहा, क्या सांस्कृतिक रिलेशन रहा इनका नॉर्थ इंडिया से, और भारतीय राजनीति में इनका क्या योगदान रहा, तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो सबसे शक्तिशाली वंश उभरा था वो सातवाहन वंश था। शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सातवाहन वंश है, और ये बहुत दिनों तक शासन किए, 300 से 400 सालों तक ये लगभग शासन किए। तो आज हम लोग सातवाहन को समझने का कोशिश करते हैं अच्छा से। आइए हम लोग शुरू करते हैं सातवाहन युग के बारे में। इनकी स्थापना कब हो रही है सातवाहन युग का, देखिए 60 ईसा पूर्व से हो रही है। मतलब 60 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का पतन आपका कब हुआ था, तो 185 बीसी में हो गया था मौर्य साम्राज्य का पतन। अंतिम राजा जो थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। और ये सातवाहन युग का स्टार्ट हो रहा है 60 ईसा पूर्व से। मतलब लगभग जो है 100 सालों का गैप रहा है इन लोगों का पीरियड में मौर्य साम्राज्य के बाद। तो ये आज हम लोग देखने का कोशिश करते हैं सातवाहन वंश के बारे में। आइए इसके पॉइंट को देखते हैं। ध्यान दें, सातवाहन साम्राज्य स्थापित होने से पहले ही, ये स्थापित होने से पहले हिंद, यूनानी और शक जो है भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर अधिकार कर लिए थे। उसमें सातवाहन युग स्टार्ट नहीं हुआ था, और हिंद, यूनानी और शक क्या किए थे, तो अपना अधिकार कर लिए थे पश्चिमोत्तर सीमा में। पश्चिमोत्तर सीमा की बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एरिया की। इसके पश्चात ईसा पूर्व तथा ईसवी के प्रारंभ में दो और विदेशी शासक आए। कौन कौन आए, पहलव भी आए, कुषाण भी आए। तो यूनानी शब्द तो पहले आ गए थे, बाद में ये पहलव और कुषाण भी भारतीय सीमा पर आने लगे थे। इस समय भारत दो हिस्सों में बटा था, देखिए उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी क्षेत्र में विदेशियों का आधिपत्य बहुत ज़्यादा था। उत्तरी क्षेत्र में कभी भी जो भारत में दक्षिणी जो भारत है, दक्षिण भारत, उसमें जो है विदेशियों का हमेशा से कम दबदबा रहा है। विदेशियों का दबदबा उतना नहीं हो पाया जितना कि उत्तरी भारत में हुआ। ये हम लोग अभी से लेके अंग्रेजों तक का भी देखेंगे तो दक्षिण भारत कम से कम उत्तर भारत से ज़्यादा सुरक्षित था। तो ये क्या था, उत्तर भारत में विदेशियों का आधिपत्य था, जबकि दक्षिण में देखिए ब्राह्मण वंशीय सातवाहन साम्राज्य था। दक्षिण में क्या था, ब्राह्मण वंशीय था। सातवाहन साम्राज्य कैसा था, तो ब्राह्मण वंशीय। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। देखिए ये सातवाहन साम्राज्य का ओरिजिन है, ये कर्नाटका वाला इलाका, कृष्णा और गोदावरी के दोआब में ये स्थित है। ये साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हुआ। इनमें कुछ ऐसे ऐसे राजा आए जो विदेशियों को बिल्कुल खदेड़ दिए थे। ये सातवाहन साम्राज्य का ये शुंग वंश के बाद कण्व वंश का स्थापना होगा। और कण्व वंश का स्थापना का अंतिम राजा को हत्या कर दिया जाता है शिमुक नाम का आदमी, जो सातवाहन साम्राज्य का राजा है। वो फिर वो पाटलिपुत्र पे भी अपना अधिकार करता है। इधर चल रहा है शुंग साम्राज्य, यहाँ देखिए सातवाहन। ये दक्षिण भारत का राजवंश हम लोग पढ़ेंगे। ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में, ये समझिए एक सेतु था। ये सातवाहन साम्राज्य, दक्कन जो था, यह सेतु के रूप में हमेशा रहा है। इधर देखिए ये क्या है, तो भारतीय स्वायत्त भारतीय राज्य हैं। बाद में इधर शक, पल्लव सब इधर आके अपना अपना कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, शक वगैरह बैठे हुए हैं। शक और सातवाहनों के बीच में बहुत सारा संघर्ष भी हुआ। अंततः शकों को पराजित करके भगा दिया गया। इन विदेशियों के बीच मगध के पतन के बाद भारत का एकमात्र शक्तिशाली साम्राज्य कौन, तो सातवाहन। मगध का पतन मतलब हम मौर्य साम्राज्य के पतन का बात कर रहे हैं। तो एकमात्र शक्तिशाली साम्राज्य जो उभरा वो सातवाहन था।
जिसने भारत में विदेशियों की जड़ें मजबूत नहीं होने दी। इन लोगों ने विदेशियों को खदेड़ने का काम किया, भगाने का काम किया यहाँ से। सातवाहन साम्राज्य से प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र शतकर्णी, ये देखिए सबसे प्रसिद्ध राजा थे गौतमीपुत्र शतकर्णी। इनको दूसरा अशोक भी बोला जाता है, द्वितीय अशोक। गौतमीपुत्र शतकर्णी को इनका शासन कब से रहा है? 106 से 130 ईस्वी के आसपास रहा है, जिसने दक्षिण से विदेशियों को उत्तरी सुदूर इलाके तक खदेड़ दिया था, भगा दिया था। विदेशी शासकों में केवल कुषाण वंश सम्राट कनिष्क जो है 78 से 102 ईस्वी में, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेतृत्व में ही फला पूरा। कुषाण वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा कौन हुआ था? कनिष्क हुआ था। इसी के समय में क्या हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। याद है आप लोगों को? ये सारी फैक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शासनकाल में मध्य एशियाई सभ्यता ने भारत में अपने अपना कुषाण, ये कनिष्क के बारे में बोल रहा है कि कनिष्क जो है उसके समय में यहाँ पे विदेशियों का बहुत बोलबाला हुआ है, ये कनिष्क के समय में। सातवाहन वंश का प्रारंभ कब से होता है? इस वंश का शुरुआत देखिए कौन करता है? शिमुक नामक व्यक्ति ने दक्षिण में कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी में, ये कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी जो है वो बहुत ही क्या है, इनका क्रूशियल रोल है भारत में, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी। यहाँ पे बाद में आएंगे विजयमणि साम्राज्य, विजयमणि या बहमनी में भी इसके कारण ही लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये जो क्षेत्र है कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी यहाँ पे कृषि की उपज भी बहुत अच्छी होती है। इस वंश को आंध्र राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। जिस सातवाहन वंश हम लोग बोल रहे हैं इसको आंध्र राजवंश भी बोलते हैं। ऐसा जानकारी हम लोग को कहाँ मिलता है? तो पुराण में मिलता है। ये हम लोग को जानकारी पुराण से मिलता है, आंध्र राजवंश। और इसका संबंध किससे दिखाया गया? सातवाहन से। पुराणों में ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहनों ने दक्षिण भारत महाराष्ट्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पे स्थापना हो रहा है सातवाहन साम्राज्य का आपका? तो ये हो रहा है दक्षिण भारत के महाराष्ट्र वाले इलाके में। बाद में ये अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। सातवाहन साम्राज्य की आरंभिक राजधानी देखिए प्रतिष्ठान है, जो अभी क्या है, इसको वर्तमान स्थिति है औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ? महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद। तो ये आरंभिक राजधानी वो प्रतिष्ठान को बनाए, जो सतकर्णी प्रथम ने बाद में क्या किया? अमरावती को राजधानी बना दिया। देखिए हम लोग इसको मैप में देखते हैं। ये देखिए एरिया, ये सातवाहन साम्राज्य है। देखिए ये प्रतिष्ठान जो है ये इनकी राजधानी है। बाद में क्या किया जाता है? अमरावती को भी राजधानी बनाई। तो ये इस एरिया में ये सातवाहन साम्राज्य स्टार्ट हुआ। बाद में देखिए ये एक्सपैंड करते जाएगा, इधर गया, इधर गया, इधर वेस्टर्न तरफ शक वगैरह को हराए। वेस्टर्न तरफ जिसको हम लोग बोलते थे, यहाँ शकों का शासन चल रहा है, यहाँ पे शक है। इनको फिर क्या करते हैं? ये शक को भी हराते हैं और अपना साम्राज्य का विस्तार कर लेते हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं। साम्राज्य का विस्तार करते हुए देखिए वो छोटा सा साम्राज्य से, ये आप देख लीजिए, ये सातवाहन का ये बेसिक है, यहाँ से स्टार्ट होकर सातवाहन साम्राज्य पे बड़ा होके इस रूप में आ गया था। ये देखिए आप लोग, ये सातवाहन साम्राज्य है, एक्सपैंड होकर सातवाहन साम्राज्य जो है ये पूरा सातवाहन हो गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वायु पुराण के अनुसार 19 सातवाहन शासक हुए, जिसमें सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र शतकर्णी। आप इनका बिल्कुल याद रखिएगा। सातवाहन साम्राज्य में ये बिल्कुल क्वेश्चन बार बार आता है गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में। इनका संबंध किस वंश से था ये भी क्वेश्चन आता है। तो सातवाहन वंश से था। आप पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जिसने क्या किया? शक, पल्लव और कुषाणों को भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ दिया था, भगा दिया था। अब शिमुक का देखिए शासनकाल कब से कब है? तो 60 से 37 ईसा पूर्व तक है इनका। आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की। पुराणों के अनुसार शिमुक ने क्या किया? कन्नौ वंश के अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा या सुशर्मन को युद्ध में मार दिया था और मगध पर अपना अधिकार कर लिया था। ये कौन के थे? शिमुक। कन्नौ वंश का अंतिम राजा जो सुशर्मा था उनका हत्या कर दिया था। सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी औरंगाबाद देखिए प्रतिष्ठान में स्थापित की थी, अभी हम लोग देखें। बाद में इसको गौतमीपुत्र शतकर्णी कहाँ ले जाएगा? तो अमरावती ले जाएगा राजधानी। कहाँ चला जाएगा राजधानी? अमरावती। तो ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। आगे देखते हैं इसका। हाथी गुम्फा अभिलेख शिलालेख के अनुसार कलिंग शासक खारवेल सातवाहन वंश के सतकर्णी के समकालीन था। कलिंग शासक जो था खारवेल, ये किसके समकालीन था? तो सतकर्णी प्रथम के समकालीन था ये कलिंग शासक खारवेल। कलिंग कहाँ पे है? देखिए कलिंगा, देखिए आप यहाँ पे कलिंग दिख रहा है, ये उड़ीसा वाला पार्ट में है। तो यहाँ हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार यहाँ का जो शासक था खारवेल, कलिंग शासक खारवेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास में, वो सातकर्णी के समकालीन था। जैन कथाओं के अनुसार शिमुक ने अनेक बौद्ध और जैन मंदिरों का निर्माण कराया था।
शिमुक जो था बौद्ध और जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। हालांकि सातवाहन जो थे वो थे कैसे, तो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, ब्राह्मण। लेकिन बौद्ध और जैन मंदिरों का भी निर्माण कराए हैं। मतलब ये कट्टरपंथी नहीं थे, ब्राह्मण धर्म को वो संरक्षण दे रहे थे, लेकिन बौद्ध और जैन मंदिरों का भी निर्माण कराया गया इनके कारण। शिमुक के बाद उसका भाई आया था कृष्ण या कन्ह, सातवाहन राज ने संभाला था, मतलब कृष्ण या कन्ह नाम है इनका। ये आया था शिमुक के बाद, क्योंकि इनका जो पुत्र सातकर्णी था, इनका जो पुत्र सातकर्णी है, ये क्या है, अल्पवयस्क है, मतलब छोटा है, 18 साल अभी उसका पूरा नहीं हुआ है। तो इनका भाई जो है कृष्ण, वो कुछ दिन सत्ता संभालता है, उसके बाद फिर ये सातकर्णी शासक बन जाएंगे। यहाँ पे जो भी है अभी उत्तराधिकार वाले सिस्टम, तो वो पुत्र को ही दिया जाने वाला सिस्टम है। तो हालांकि अल्पवयस्क है सातकर्णी, तो उसके जगह पे कौन आते हैं, कृष्ण आते हैं। इसी कारण शिमुक की मृत्यु के बाद उसका भाई कौन, कृष्ण राजगद्दी पर बैठ गया, अभी कृष्ण है। पुराणों में शिमुक या सिंधु को आंध्र जातीय, देखिए या आंध्र जातीय बोलिए, आंध्र भोज बोलिए, ये सारे शब्द जो है पुराणों से लिए गए हैं, और वो किनको डिनोट करते हैं, तो सातवाहन वंश को डिनोट करते हैं। ये आप लोग याद रहेंगे, इसलिए इस वंश को आंध्र सातवाहन की भी संज्ञा दी जाती है। ऐसा हम लोगों को पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो पुराणों से मिला है। देखिए कृष्ण आते हैं शिमुक के बाद, वो ये 37 से 27 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठे हैं। शिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण राजा बना। उनकी इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, नासिक अभिलेख से मिलती है। नासिक अभिलेख से ऐसा जानकारी मिलता है कि शिमुक के बाद उनका भाई कौन बना, कृष्ण बना। यही हम लोग का जो पुरातात्विक साक्ष्य है, वही इतिहास समझने में हम लोगों को मदद करता है। यह नासिक अभिलेख जो है ये बता रहा है कि कृष्ण जो राजा बने थे इनके शिमुक के बाद। कृष्ण ने भी अपने भाई के समान विजय की प्रक्रिया जारी रखा, ये भी अपना साम्राज्य विस्तार करते रहा और नासिक तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। पुराणों के अनुसार उसने 18 वर्ष तक राज किया। ये पुराणों के अनुसार 18 वर्ष है, हम लोग का इतिहास में ये स्रोत मिला है 37 से 27 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक। तो ये कन्फ्यूजन होगा ईस्वी सन को लेके, जब तक हम लोगों को डिटेल लिखा हुआ इतिहास हम लोगों को ना मिले। अभी हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर बात करते हैं, या पुराण वगैरह के बात आधार पर। देखिए सातकर्णी प्रथम फिर शासक बन रहे हैं 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक। सातवाहनों का अगला शासक कौन, सातकर्णी प्रथम था। यह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। इसको सातकर्णी प्रथम भी बोलते हैं। आप इसको गौतमीपुत्र सातकर्णी से बिल्कुल नहीं आप करेंगे, तो उनका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी और यह सातकर्णी प्रथम, दोनों अलग अलग शासक हैं। सातकर्णी प्रथम कृष्ण का पुत्र तो बिल्कुल नहीं, भतीजा ही था, कृष्ण का भतीजा था, क्योंकि कृष्ण तो भाई है शिमुक का, और सातकर्णी बेटा है किनका, तो शिमुक का है, तो वो कृष्ण का क्या हुआ, भतीजा। जिसकी जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है, तो देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथेरियन सी नामक पुस्तक से मिलती है। ये पुस्तक एक्चुअली में रोमन साम्राज्य का, ये पुस्तक जो है पेरिप्लस ऑफ द इरिथेरियन सी, इनके यूनानी लेखक हैं, विदेशी लेखक है इसके। इस बुक में जो डिटेल जानकारी है वो क्या जानकारी है, तो रोमन साम्राज्य का पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार है उसके बारे में जानकारी मिलता है, किसमें, पेरिप्लस ऑफ द इरिथेरियन सी। इसी में हम लोगों को ये जानकारी मिल रहा है कि सातकर्णी प्रथम जो था वो कृष्ण का क्या था, भतीजा ही हम लोग बोलेंगे, भतीजा था, जिसकी जानकारी इस किताब से हम लोगों को मिली है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथेरियन सी से। चलिए आगे चलते हैं। उसका विवाह देखिए नायनिका या नागरिका नाम की एक कुमारी के साथ हुआ है, जो क्या है, बड़े महारथी सरदार, मतलब महारथी सरदार की दुहिता मतलब पुत्री है। इस विवाह के कारण सातकर्णी की शक्ति बहुत बढ़ गई, मतलब ये राजा जो महारथी सरदार थे उनसे, उनकी पुत्री से शादी किया, वैवाहिक संबंध बनाकर, और अपने साम्राज्य का शक्ति को बढ़ाया है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी के सिक्के पर देखिए उनको ससुर कौन हो गए इनके, महारथी सरदार, इनका भी वर्णन मिलता है। उनके ससुर अंगिक कुलीन महारथी त्राणकाइरों का भी नाम भी अंकित है, मतलब इनका ससुर का नाम भी अंकित है सातकर्णी के सिक्कों पर। देखिए ये है आगे, शिलालेखों में उसे दक्षिणापथ और अप्रतिहत चक्र, देखिए शिलालेखों में इसको क्या बोला गया, दक्षिणापथ या अप्रतिहित चक्र विशेषणों से विभूषित किया गया है, उसकी उपाधि है सातकर्णी प्रथम की। अपने राज्य का विस्तार कर उसने राजसूय यज्ञ कराया और 2 बार अश्वमेध यज्ञ का भी अनुष्ठान किया। देखिए राज्य विस्तार के लिए तो अश्वमेध यज्ञ प्राचीन काल में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अश्वमेध यज्ञ, तो उन्होंने राजसूय यज्ञ भी कराया। ये जनरली राज्याभिषेक के समय होता था। अश्वमेध यज्ञ क्या था, बहुत बार आप लोगों को डिस्कस कर दिए। इसमें क्या होता था कि घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जितना साम्राज्य में हो गया, जब तक उसको कोई ना रोके वो सारा एरिया हो जाता था राजा को, और कोई अगर रोकता था तो उनको युद्ध करना होता था। ये अश्वमेध था, 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया, तो ये बिल्कुल साम्राज्य विस्तार के बारे में इससे जानकारी हम लोगों को मिलती है। सातकर्णी ने ऐसे कई प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन कर लिए
जो पहले मगध साम्राज्य के अधीन थे, मगध साम्राज्य के अधीन जो थे मौर्य साम्राज्य के समय, उसमें बहुत सारे प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। बिल्कुल हम लोग ये देख रहे हैं, देखिए मैप में आप खुद देखें, मैप में क्या है कि यहाँ सातकर्णी देखिए, यहाँ पे सातवाहन वंश यहाँ बहुत छोटा सा भाग से स्टार्ट हुआ, लेकिन एक्सपैंड करके बिल्कुल बहुत सारे एरिया में कवर कर लिया है ये। तो ये बिल्कुल अपने साम्राज्य का विस्तार मगध के जैसा ही कर रहे थे, मौर्य साम्राज्य था, तो अपने अधीन बहुत सारे मगध के अंदर जो राज्य थे उसको जीत के अपने अंदर कर लिया। यह काल मौर्य साम्राज्य के पतन का काल था, बिल्कुल मौर्य साम्राज्य खत्म हो चुका है। उसका शासनकाल केवल 10 वर्ष तक रहा, अभी उसके पुत्र वयस्क नहीं हुए थे, अतः उसकी मृत्यु के अनंतर कौन, जो नायिका है, उनको महारानी नायिका से शासन सूत्र का संचालन करते हैं। क्यों करते हैं? उनके पुत्र क्या है, छोटे हैं, तो उनकी रानी जो है कुछ दिन शासन करती है। और सातकर्णी प्रथम की पत्नी नगनिका या नैनिका, तो ये कहाँ से पता है कि नानाघाट अभिलेख से पता चलता है। ये नानाघाट अभिलेख कौन बनाया था? तो इनकी पत्नी बनाई थी, नागनिका या नैनिका जो है ये इनकी पत्नी बनाई थी नानाघाट अभिलेख। और उसी से अभिलेख क्या हो गया, तो ये पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं इतिहास के, इसको तो क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ये नानाघाट अभिलेख, जो भी इस तरह के अभिलेख होते हैं, उससे पता क्या चलता है, सातकर्णी ने ब्राह्मणों को भूमि दान किया था। देखिए एक नया परंपरा क्या, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन दान का स्वरूप हमेशा इतिहास में बदलते रहा है। कभी दान दासियों को भी दान किया जाता था, सोना चांदी दान किया जाता था, और ब्राह्मणों को यहाँ पे अभी चल रहा है भूमि दान का सिस्टम चल रहा है सातवाहन वंश में। ये हम लोगों को कहाँ पता चलता है, नानाघाट अभिलेख से। सातकर्णी प्रथम ने मालवा शैली की गोल मुद्राएं, मालवा शैली है ये, इसकी गोल मुद्राएं का प्रचलन किया तथा अपनी पत्नी के नाम पर चांदी की मुद्राओं का भी प्रचलन किया। पत्नी नैनिका के नाम पर चांदी का मुद्रा का भी वो प्रचलन किया। सातवाहन का देखिए अगला शासक है नरेश हाल, जो 20 से 24 ईसा पूर्व तक है। गाथा देखिए इसके समय में जो हाल है, हाल के समय में क्या होगा, तो साहित्य का विकास काफी तेजी से होता है सातवाहन एज में, हाल के समय में। गाथा सप्तशती की रचना सातवाहन नरेश हाल ने की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। गाथा सप्तशती की रचना कौन की, तो हाल किया है। यह किस भाषा में, प्राकृत भाषा का ग्रंथ है, जिनमें उनके प्रेम गाथाओं का वर्णन मिलता है। इसके प्रेम गाथाओं का वर्णन मिलता है हाल के। और ये हाल कौन है, तो ये सातवाहन वंश के हैं राजा सम्राट है। इसके समय में साहित्यिक विकास काफी तेजी से होता है। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि किस सातवाहन शासक के समय में साहित्य का विकास तेजी से हुआ, तो आपका आंसर होगा हाल, नरेश हाल। सातवाहन शासक हाल के दरबार में गुणाढ़, देखिए ये भी बहुत विद्वान है, रहता था, जिन्हें बृहत कथा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है, गाथा सप्तशती और बृहत कथा बहुत बार पूछा गया, बिल्कुल आप इसको भूलेंगे नहीं। बृहत कथा नामक पुस्तक किसने लिखी, तो गुणाढ़ लिखा है, ठीक है। और ये गाथा सप्तशती तो हाल, और गुणाढ़ किसके दरबार में है, तो हाल के दरबार में। हाल किस वंश का है, तो सातवाहन वंश का। ये आप लोगों की चीजें बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। राजा हाल का दरबार साहित्य और संस्कृति का बड़ा आश्रय स्थान था। उनके संरक्षण और प्रोत्साहन ने प्राकृत साहित्य की बड़ी उन्नति हुई। इस समय हाल के समय में काफी उन्नति हुई थी साहित्य की। राजा हाल के बाद क्रमशः देखिए ये कुछ कुछ राजा बने, पतलक, पुरीकेशन, स्वाति, स्कंद, शयाति, सातवाहन साम्राज्य के राजा हुए। इन चारों का शासन काल लगभग 51 वर्ष, चारों को मिला के। स्कंद ख्याति के बाद महेंद्र सातकर्णी राजा बना। तो ये लोगों का इतिहास उतना है नहीं, ऐसा कुछ काम जो हम लोगों को जानने लायक हो एग्जाम की दृष्टि से। तो हम लोग आगे चलते हैं। महेंद्र सातकर्णी उसके बाद राजा बनता है। इसके समय में फिर विदेशियों के आक्रमण भारत में प्रारंभ हो गए थे। महेंद्र सातकर्णी के समय में सातवाहन साम्राज्य का क्षय और कुषाणों का उत्कर्ष का आरंभ हुआ। उसमें सातवाहन साम्राज्य क्या हुआ, मतलब ऐसा हुआ कि बीच बीच में राजा जो है, जैसे कमजोर राजा है, तो विदेशी तो आक्रमण कर ही रहे थे, तो कमजोर राजा है तो उसमें वो क्या करेंगे, सातवाहनों को पीछे धकेल देंगे, उनके एरिया पे कब्जा कर लेंगे। और जब सातवाहन के शक्तिशाली शासक आएंगे तो फिर विदेशियों को पीछे धकेलेंगे। ये सिलसिला चलते ही रहेगा। तो ये जो हाल के बाद साहित्य का विकास हुआ। उसके बाद ये सब जो राजा हुए इतना मजबूत राजा नहीं थे कि विदेशियों से पंगा ले सके। और इस समय जो है कुषाण वगैरह उत्कर्ष हो रहा था, और ये लोग जो है सातवाहन थोड़ा सा सिमट रहे थे। कड़फिसेस ने हिंदू कुश के उत्तर पश्चिम में कंबोज देश में रहता था। भारत के जीते हुए प्रदेश में उसके छत्रप राज करते थे। कड़फिसेस हम लोग कुषाण वंश का देखे थे। ये क्या है, उसके छत्रप मतलब एक तरह से मुझे प्रांत है, वो अपना वहां से शासन कर रहा है कंबोज देश से, और उसके जो राज्य है उसके छत्रप हैं, उसके गवर्नर वहां शासन कर रहे हैं। पहली शताब्दी में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया, जो इसी से भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। हम लोग पढ़े हैं कुषाण जब पढ़ रहे थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल प्रारंभ होने कुछ वर्ष पहले ही 78 ईसा पूर्व से 102 ईस्वी तक
तक कालांतर में उत्तर भारत के अन्य राज्यों में कुषाण शासक कनिष्क ने शासन किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी का शासन मतलब प्रारंभ होने से पहले ही वो कुछ दिन तक शासन कर चुका है। कौन? तो कनिष्क। अब देखिए ये गौतमीपुत्र सतकर्णी आ गए। गौतमीपुत्र पे आप थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ दीजिए। गौतमीपुत्र मतलब क्या है? तो गौतमीपुत्र मतलब होता है गौतमी के पुत्र सातकर्णी, ये ऐसा है। मतलब एक सातवाहन साम्राज्य में एक ऐसा सिस्टम था कि माँ का नाम लगा के अपना नाम रखा जाता था। माँ का नाम पहले लगाए थे। कुछ कुछ शासक ऐसे हुए हैं जो माँ का नाम पहले लगाए हैं, उसके बाद अपना नाम है। जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी मतलब गौतमी के पुत्र सातकर्णी, ऐसा। इसमें ऐसा नहीं था कि पूरा यहाँ पे महिलाओं का बहुत ज़्यादा समाज में स्थान हो गया था, ऐसा नहीं था। वैदिक उत्तर वैदिक सभ्यता से हम लोग देख रहे थे कि महिलाओं की स्थिति सिंधु सभ्यता जैसी नहीं थी। मात्र शतात्मक था पहले राज, लेकिन अभी भी साम्राज्य पितृ शतात्मक है। ये एक रेस्पेक्ट बोल सकते हैं अपनी माँ के लिए, सातवाहनों में था। ये रेस्पेक्ट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कि एक अलग तरह का रेस्पेक्ट था जो ये दिखाता है कि मम्मी का नाम उनका पहले था। ये है, लेकिन मात्र शतात्मक अभी भी राज्य नहीं था। आगे देखते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी आए हैं जो 106 से 130 ईस्वी तक। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। बिल्कुल महानतम शासक है ये। गौतमीपुत्र के समय तथा उसकी विजय गाथाओं के बारे में उसकी माता गौतमी बालश्री, देखिए इनकी मम्मी का नाम है गौतमी बालश्री, के नासिक शिलालेखों से हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में इनकी माँ है और ये शिलालेख बना रही है अपनी पुत्र का, वहां पर तारीफ किया हुआ है ये उनकी विजय गाथा का। बालश्री गौतमी के नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। एक अद्वितीय ब्राह्मण मतलब एकमात्र ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। कहाँ कहा गया? तो नासिक अभिलेख में। कौन बनाई है नासिक अभिलेख? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता जी, जिनका नाम है बालश्री गौतमी। इसमें क्या बोलती है अपने पुत्र के बारे में? गौतमी पुत्र सातकर्णी को बोलती है कि यह एक अद्वितीय ब्राह्मण है। अद्वितीय ब्राह्मण कहने का मतलब है एकमात्र ब्राह्मण। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि और वहां पे ब्राह्मण कोई नहीं था। इनका कहने का मतलब है कि जो ब्राह्मण में जो क्वालिटी होना चाहिए, वो गौतमी पुत्र सातकर्णी में था। ऐसा इनकी माँ के नासिक अभिलेख से हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। कहाँ कहा गया? बिल्कुल ध्यान रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में उल्लेखित है कि इसके विजयी घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया है, जिसकी पताका अपराजेय है। बिल्कुल ये देखिए, और यहाँ तारीफ है उनके बारे में, इनके घोड़ों के बारे में तारीफ किया गया कि विजयी घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया, जिसकी पताका अपराजेय है, मतलब उनको हराना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ये नासिक अभिलेख कौन लिख रही है? उनकी माता जी लिख रही है, और ये अपने पुत्र के बारे में लिख रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे भर भर के तारीफ आपको मिलेंगे इनके बारे में। और ये ऐसे अच्छे शासक थे, बहुत शक्तिशाली शासक थे। तो ये सारी चीजें वो लिखवाए हैं। प्रसिद्ध शक महाक्षत्रप नहपान का समकालीन था। देखिए नहपान, शक क्षत्रप हम लोग पढ़े थे ना, शक की 5 शाखाएं आई थी। तो शक क्षत्रप जो नहपान था इनके समकालीन था। बाद में उनको हरा देते हैं और वहां पे शकों का वो खत्म करते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक यवन पहलों को परास्त कर सातवाहन कुल की शक्ति और गौरव को प्रतिष्ठापित किया। उसने अवंती, अश्मक, सौराष्ट्र आदि जिन अनेक प्रदेशों को सातकर्णी ने अपने अधीन किया था, वे पहले शक क्षत्रप नहपान के अधीन थे। ये सारे जो अवंती, अश्मक, सौराष्ट्र देख रहे हैं, ये नहपान के अंडर थे। नहपान को ये क्या किया? तो नहपान को ये हराया और उसके बाद ये सारे प्रदेशों पे कब्जा करता। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का है? सातवाहन वंश का है। सातवाहन वंश कब हुआ है? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद देशीय उत्तराधिकारी के रूप में हम लोग याद रखेंगे। शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन थे। ये नागार्जुन इनके दरबार में रहते हैं, कनिष्क के दरबार में। याद है आप लोगों को? कनिष्क के दरबार में रह रहे हैं। और ये किसके समकालीन है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन है। शून्यवाद के समर्थक भारत के आइंस्टीन। भारत के आइंस्टीन किनको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है नागार्जुन को। किनको बोला जाता है? नागार्जुन को। आइए आगे चलते हैं हम लोग। इसने वेनाकटक नामक नगर की स्थापना किया। वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की। कौन किया है? तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी। वेनकटक नामक स्वामी की उपाधि भी धारण किया और वेनकटक नामक नगर भी बनाया। पुराणों के अनुसार 56 साल और जैन अनुश्रुति के अनुसार 55 साल तक राज किया। ये ऐसा हम लोगों को पुराण में बोला गया 56 ईयर्स, और जैन अनुश्रुति बोलते हैं 55 साल। ठीक है, जो भी उनका समय कार्यकाल रहा होगा, लेकिन वो महान शासक हुए हैं सातवाहन वंश के। और वो मौर्य साम्राज्य की जो पूरी खोई हुई प्रतिष्ठा मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद खो गई, तो उसको थोड़ा बहुत वापस दिलाने का काम बिल्कुल किए हैं। माँ के नाम पर राजा का नामकरण की प्रथा, देखिए ये भी बात।
माँ के नाम पर राजा के नामकरण की प्रथा गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल से हुई। ये बहुत अच्छा एक कदम उठाया गया था अपनी माँ को रिस्पेक्ट देने के लिए। ये माँ के नाम पे राजा का नामकरण जो हो रहा था गौतमीपुत्र सातकर्णी, उन्हीं के समय हुई। इसके बाद सभी सातवाहन शासकों ने यह प्रथा अपनाई थी। ये इनका बहुत अच्छा काम, एक बहुत अच्छा कार्यों में एक था। तो ये आप सारे फैक्ट को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और अगर आपने इतिहास के प्राचीन भारत के अगर नहीं देखे शुरू से वीडियो, तो हम पहले वीडियो से देखें, पहला वीडियो से बिल्कुल 1 बाय 1 करते देखते चलें। तो आपका इतिहास जो है, प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी और आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।